जब तक 140 करोड़ जनता राष्ट्रवाद और देशभक्ति को मिक्स करके जूस नहीं पिएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कौन सा राफेल कहां से उड़ेगा और कहां स्ट्राइक करेगा, मीडिया सब कुछ बता रहा था। हो सकता है तो वो धीरेन्द्र शास्त्री को बुला के लड़ाई का दिन और तारीख भी निकलवा ले। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष टूरिस्ट को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर मार दिया गया। यह बहुत ही कायराना मगर बहुत ही प्लान्ड हमला था और एक खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। आज के वीडियो का पहला 1 मिनट लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को समर्पित करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उनकी बहादुरी को देखेंगे। नमस्कार। हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल की बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। उन्होंने अपने पति को धर्म के नाम पर हुए इस हमले में खो दिया, मगर उसके बाद भी उन्होंने मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं कहा। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी All blood of us are family going member. to blood are donated. उन्होंने अपना गुस्सा उन आतंकवादियों के खिलाफ दिखाया जो इसके लिए जिम्मेदार थे, और यही होना भी चाहिए था। अगर गलती आपसे हो तो सजा पूरे समाज को नहीं मिलनी चाहिए। यही तर्क है और यही न्याय है। मगर हिमांशी के शांति बनाए रखने का बयान दक्षिणपंथी लोगों को पसंद नहीं आया। समाज का एक तबका हिमांशी से एक धर्म के खिलाफ बयान की उम्मीद लगा के बैठा था, ताकि उस बयान को आधार बनाकर और भी नफरत फैलाई जा सके। और जब ऐसा नहीं हुआ, तब कुछ लोग नफरत के दलदल में इतने धंस गए कि उन्होंने हिमांशी नरवाल को गद्दार, पाकिस्तान से मिला हुआ तक कह डाला और नीचे गिरने की सारी सीमाएं तोड़ गए। वो ये भूल गए कि ये हमारे देश की बेटी है, किसी की बहू है। हिमांशी को किए गए ट्रोल से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ट्रोल किस तरह की सोच वाले लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। भारत के सबसे पहले नेवी चीफ एडमिरल रामदास कटारी की बेटी ललिता रामदास ने हिमांशी के बयान की तारीफ की और लिखा, ये एक निजी श्रद्धांजलि है, संभवतः सबसे वरिष्ठ जीवित नौसेना अधिकारी की बेटी या पत्नी की तरफ से नौसेना परिवार की सबसे युवा सदस्य के लिए। जब मैं बार बार तुम्हारा प्रेस में दिया गया बयान देखती हूं तो मुझे तुम पर बेहद गर्व होता है। 22 तारीख को पहलगाम में कई निर्दोष लोगों की भयावह हत्या के बाद जब तुमने मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने और नफरत के खिलाफ आवाज उठाई, तो तुम्हारी असाधारण शक्ति, स्थिरता और दृढ़ विश्वास वाकई अद्भुत थी और आज के समय में इसकी सख्त जरूरत है। ये मैंने ललिता जी के बयान का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा है। इसी हमले में शैलेश कलाथिया की जान चली गई, मगर उनकी पत्नी और उनके बेटे ने हिम्मत दिखाई और साफ शब्दों में बोला कि उन्हें कश्मीर के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहां पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। ये वो लोग, मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में। सभी लोग बहुत अच्छे, जो हम जिसके कैब में घूम रहे थे वो भैया भी मुस्लिम थे, जिस होटल में रुके थे वो भी मुस्लिम थे। वहां पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के शायद वो झगड़ा करवाना चाहते हैं और अपना फायदा निकालना चाहते हैं। 80 और 90 के दशक में भी कश्मीरी पंडितों को धर्म के आधार पर ही टारगेट किया गया था, इसलिए धर्म के आधार पर की गई यह कोई पहली घटना नहीं है। मगर उस समय आतंकियों का मोटिव कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल देने का था, क्योंकि आतंकियों के हिसाब से कश्मीर सिर्फ उन्हीं का था। लेकिन इस बार का हमला एक बड़ा इशारा करता है। यह देश भर में धार्मिक तनाव फैलाने की खतरनाक कोशिश है। मगर आतंकी इस बात को भूल जाते हैं कि भारत का मुसलमान उतना ही देशभक्त है जितना कोई हिंदू, इसलिए नफरत फैलाने की उनकी इस कोशिश की हवा निकल गई। यहां एक सवाल उठता है कि क्या कश्मीर के आम लोग इस हमले की साजिश में शामिल थे? इस सवाल का जवाब तो रॉ और आईबी जैसी एजेंसी ठीक से दे पाएगी, मगर कुछ बातों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर के आम लोग इस हमले में शामिल नहीं रहे होंगे। कश्मीरी लोगों के लिए टूरिज्म उनके कमाने खाने का एक मुख्य जरिया है और ऐसे में कोई भी अपने पेट पर लात नहीं मारना चाहेगा। टूरिस्ट लोगों पर
हमला कश्मीर में टूरिज्म का सत्यानाश कर सकता है और ये बात कश्मीर के लोग अच्छे से जानते हैं और इसलिए आम कश्मीरी इस तरह की घटना में शामिल हुआ होगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। फिर सवाल उठता है कि क्या घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? भारत ने पाकिस्तान को इस आतंकी घटना के लिए जिम्मेवार ठहराया है और उसके पीछे का कारण बहुत साफ है। आतंकियों ने जिस तरह से धर्म पूछ के लोगों की हत्या की है, उसे भारत के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की राजनीति वैसे तो वहां पर चुने गए प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, मगर वो सिर्फ दिखाने के लिए। वहां सत्ता की असली ताकत सेना और कट्टर धार्मिक गुटों के हाथ में है और वो भारत में हर समय आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान सरकार अक्सर भारत को दुश्मन बताकर लोगों में राष्ट्रवाद का जोश भरता है और फिर उसकी आड़ में चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। अभी पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, महंगाई आसमान छू रही है। मई 2025 मतलब इसी महीने वहां 1 किलो चावल का दाम 320 रुपए था, 1 किलो चीनी का दाम 170, 1 लीटर दूध 240 रुपए में मिल रहा है। $1 करीब 270 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और ऐसे हालत में लोगों के गुस्से से बचने के लिए वहां की सरकार कुछ भी कर सकती है, चाहे वो भारत के साथ तनाव पैदा करने की बात ही क्यों ना हो। अब आते हैं कि इस घटना के बाद हमारी देश की मीडिया का रोल क्या था। ज्यादातर चाटुकार मीडिया सुरक्षा में चूक के सवाल को उठाने की जगह जो लोग मारे गए थे उनकी घिबली फोटो निकालने में, कांग्रेस का पाकिस्तान लिंक निकालने में, डॉक्टर मेडूसा के पोस्ट किए गए सवाल पर सवाल उठाने में, नेहा राठौर का पाकिस्तान से लिंक जोड़ने में व्यस्त थे। चाटुकार मीडिया आपको 3D थिएटर जैसे माहौल में लाकर खड़ा कर देता है और भारत पाकिस्तान की लड़ाई दिखाने लगता था। कौन सा राफेल कहां से उड़ेगा और कहां स्ट्राइक करेगा, मीडिया सब कुछ बता रहा था। वो आपको यह भी बता रहा था कि लड़ाई कितने दिनों में खत्म हो जाएगा और जब जानकारी का अकाल पड़ गया तो आपको यह बताया जा रहा है कि जल्दी ही कोई बड़ी खबर आएगी, जैसे कि उनके पास लड़ाई होने से जुड़ा हुआ कोई सीक्रेट जानकारी हाथ लग गया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग विश्लेषण ना करें, सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि विश्लेषण खबर की होनी चाहिए, ना कि जबरदस्ती से खबर को बना के फिर विश्लेषण किया जाए। और इस जबरदस्ती के किए जा रहे विश्लेषण की वजह से आप सही खबर नहीं जान पाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि लड़ाई होगी या नहीं, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर मुझे अपने देश के रक्षा विशेषज्ञों पर और प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी फैसला लेंगे देश के हित में होगा। और यही बात बिना किसी इफ एंड बट के सभी राजनीतिक दलों ने भी कही है। चाटुकार मीडिया ने पहलगाम में मारे गए लोगों पर खूब बात की, मगर उसने बहादुर कश्मीरी युवक सैयद आदिल हुसैन शाह पर न के बराबर बात की, जबकि सैयद ने हत्या वाली जगह पर लोगों की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। अगर वो चाहता तो आराम से बच के निकल सकता था, मगर सैयद ने धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे गंदगी का रास्ता नहीं चुनकर इंसानियत का रास्ता चुना। देहरादून के हिंदू रक्षा दल ने वहां रह रहे कश्मीरी लोगों को और छात्रों को देहरादून छोड़ने की धमकी दी और गरीब शॉल बेचने वाले कश्मीरी लोगों को मारा। मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। पुलिस वाले ने बोला था ना तुम्हें उस टाइम, कितनी बार मना करा इनको? अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई लोकल संस्था ये तय करेगी कि कौन शहर में रहेगा या नहीं, और क्या देहरादून की घटना बिना किसी पॉलिटिकल बॉस के संभव है? इसका जवाब कुछ हद तक इस वीडियो में मिल जाएगा। जो संवेदनशील प्रकरण था, इसको देखते हुए हाई अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। साथ ही साथ कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे, उस कमेंट्स की जब मॉनिटरिंग की गई तो काफी सारे ऐसी पोस्ट को जो है लोगों द्वारा डिलीट कर दिया गया। जो एक पोस्ट ऐसी पाई गई थी जो डायरेक्टली हेट स्पीच के उसमें आ रही थी, जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने में आ रही थी, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वो पोस्ट डिलीट हो गई है। ये कहना कि किसी इंडिविजुअल छात्र को या किसी को कहीं कोई हैरेस किया गया, ऐसा कहीं भी प्रकाश नहीं आया, क्योंकि लगातार हमने जो है जहां के छात्र अध्ययनरत हैं, जो 1201 छात्र हैं यहाँ पर अध्ययनरत हैं जम्मू कश्मीर के, सभी की लिस्टिंग कर ली गई। जहां जहां वो अध्ययनरत हैं वहां के प्रबंधक से, वहां के टीचर से बात कर ली गई है। जिस पीजीज में वो रहते हैं वहां भी उनके पीजी संचालकों से बात कर ली गई। तो कहीं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि इंडिविजुअल 1-to-1 किसी को कोई ऐसी कोई धमकी दी गई हो। इस वीडियो में पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर जिन लोगों ने मारपीट की थी उसे पकड़ के उसका चालान कर दिया। अब सवाल उठता है कि जो बात हिंदू रक्षा दल के लोगों ने खुले तौर पर कश्मीर के लोगों के लिए कही है,
अगर ऐसी ही बात कोई बजरंग दल या बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए कह देगा तो पुलिस सिर्फ चालान करके छोड़ देगी? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। कुछ मीडिया ने जरूर इस खबर को दिखाया, मगर चाटुकार मीडिया का विश्लेषण यहां नजर नहीं आया, और अगर कहीं था भी तो एक्शन के बदले रिएक्शन बोल के इस मुद्दे को किनारे लगा दिया गया। और जब ऐसी ही बात डॉक्टर मेडुसा ने अपने पोस्ट में पूछा तो उन पर एफआईआर हो गई और मीडिया ने डॉक्टर मेडुसा के राष्ट्रवाद पर ही सवाल खड़ा कर दिया, मानो राष्ट्रवाद के मेडल देने का ठेका मीडिया को ही मिला हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में गोदी मीडिया आपको महाभारत का संजय बन के लड़ाई का ट्रेलर भी दिखा सकता है। हो सकता है तो वो धीरेन्द्र शास्त्री को बुला के लड़ाई का दिन और तारीख भी निकलवा ले। चाटुकार मीडिया से इससे बेहतर की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, और अगर आपको इससे बेहतर की उम्मीद थी तो आई एम सॉरी फॉर द डिसअपॉइंटमेंट। अब आते हैं अलग अलग पार्टी के नेताजी द्वारा दिए गए अजीबोगरीब बयान पर। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने अजीब सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों के पास धर्म पूछ के मारने का समय नहीं होता है, और इस धर्म पूछने वाली बात को राजनीतिक साजिश बताया। नेताजी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब किसी ने अपनी आंखों के सामने किसी अपने की हत्या होते हुए देखी है तो वो झूठ नहीं बोल रहा है, और ना ही वो बीजेपी और कांग्रेस वाली राजनीति कर रहा है। नेताजी अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो अपने आप को चुप रखें और कम से कम कांग्रेस को नुकसान होने से बचा लें। उधर पीयूष गोयल के हिसाब से जब तक 140 करोड़ जनता राष्ट्रवाद और देशभक्ति को मिक्स करके जूस नहीं पिएंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये बात उन्होंने 26 अप्रैल को बोली थी। बात सुनने में थोड़ा जोशीला और जबरदस्त भी लगता है। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मगर गोयल किस राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात कर रहे हैं, अगर वो ये बता देते तो और मजा आता। उस देशभक्ति की जिसमें बीजेपी से सवाल ना पूछा जाए, या उस देशभक्ति की जिसमें भारत की सारी जनता सिर्फ बीजेपी को ही वोट देती रहे, या उस देशभक्ति की जो आरएसएस तय करेगी? पीयूष गोयल की पार्टी अभी सरकार में है। उन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गया। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि बैसरन में सुरक्षा व्यवस्था कहां चली गई थी। मगर वो इन सवालों के जवाब देने की जगह इस हमले को अवसर की तरह इस्तेमाल करके अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आज समय देश के सभी लोगों का एक साथ हाथ पकड़ के चलने का है, ताकि आतंकियों की सोच यहीं टकरा के खत्म हो जाए। और आज समय है कि हम अपने सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें, मगर सवाल जरूर पूछें। शास्त्रों में कहा गया है कि शस्त्र हमेशा विनाश करते हैं और शास्त्र विकास। रिपोर्ट को तैयार करने में मेरा साथ दिया था राहुल ने, और वीडियो को बनाने में साथ दिया है हितेश और गुरेंद्र ने। धन्यवाद।